अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिजिटल काउंटिंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और कौन-कौन से काउंटर ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटेशंस में यूज़ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि काउंटर होता क्या है। कि काउंटर हमारे पास एक सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट है जो इसकी इनपुट जो कि क्लॉक इनपुट कहलाती है, इस पर रिसीव होने वाले पल्सेस की काउंटिंग करता है। काउंटिंग असल में क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिसको एक क्लॉक इनपुट अप्लाई किया जाता है और उसी क्लॉक इनपुट के ज़रिए ये काउंटिंग की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। काउंटर इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट्स में बहुत ज़्यादा मकासद के लिए यूज़ होता है। चंद एक उनमें से है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न प्लस फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है, पीरियड मल्टीप्लिकेशन और पीरियड मेजरमेंट और काउंटिंग के तौर पर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ होता है। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न असल में क्या होती है, पीरियड मल्टीप्लिकेशन होती है। जब फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो पीरियड को हम इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। चार तरह के काउंटर्स जो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट्स में यूज़ होते हैं उनको हम इस लेक्चर में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहला है स्केल ऑफ 16 काउंटर, फिर दूसरा है डिकेड काउंटर, स्केल ऑफ 2000 काउंटर और आखिर में हम पढ़ेंगे डिजिटल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न जो कि काउंटर की ही एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले आते हैं स्केल ऑफ 16 काउंटर की तरफ। 16 काउंटर असल में हमारे पास क्या है, ये 0 to 15 यानी 16 काउंट्स ये परफॉर्म करता है, ये 16 तक गिनती करता है, तो इसलिए इसको स्केल ऑफ 16 काउंटर कहा जाता है। इसकी लॉजिक डायग्राम को अगर हम देखें तो ये चार फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं ये कैस्केड में लगे हुए हैं और इसकी क्लॉक इनपुट पे ये एक टॉगलिंग इनपुट दी हुई है। क्लॉक जो होती है वो टॉगलिंग होती है, वो टॉगल करती है 1 और 0 के दरमियान, दो वोल्टेज लेवल्स के दरमियान ये टॉगल करती है। इसको इसलिए टॉगलिंग इनपुट लिखा गया है। तो ये FFA जो फ्लिप फ्लॉप A है इसकी इनपुट पे ये अप्लाई हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक बबल के थ्रू इसको अप्लाई हो रही है। तो इस बबल का काम क्या है, ये हमें ये डिनोट कर रहा है कि ये फ्लिप फ्लॉप इस टॉगलिंग इनपुट या क्लॉक इनपुट की नेगेटिव गोइंग एज, मतलब जब 1 से 0 की तरफ ये क्लॉक पल्स का एज आएगा तो ये फ्लिप फ्लॉप अपना जो आउटपुट का स्टेटस है वो चेंज करेगा। इसी तरह ये फ्लिप फ्लॉप भी नेगेटिव गोइंग एज पे अपनी आउटपुट जो है वो चेंज करेगा। इसी तरह ये भी और ये भी। दूसरी बात, इसकी जो आउटपुट है वो इसके इनपुट को ऑपरेट कर रही है। इसी तरह इसका आउटपुट इसके इनपुट को ऑपरेट कर रहा है और इसके जो आउटपुट है वो FFD को ऑपरेट कर रहा है। क्लॉक इनपुट की नेगेटिव गोइंग एज पे इसका आउटपुट स्टेटस चेंज होगा, फिर इसके आउटपुट स्टेटस के नेगेटिव गोइंग एज पे FFB का जो है वो आउटपुट चेंज होगा और इसके नेगेटिव गोइंग एज पे FFC अपना आउटपुट स्टेटस चेंज करेगा और इसके नेगेटिव गोइंग एज पे जो है वो FFD हमारे पास क्या करेगा, अपना आउटपुट चेंज करेगा। हर एक फ्लिप फ्लॉप से अगर हम आउटपुट ले, एक इधर से एक इधर से एक इस इधर से और ये आखिरी वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, तो इन आउटपुट्स को हम क्या नाम देते हैं, जैसा कि इस टेबल में आप लोगों को नज़र आ रहा है। जो फ्लिप फ्लॉप A का आउटपुट है वो है QA और जो फ्लिप फ्लॉप B का आउटपुट है वो QB है और जो फ्लिप फ्लॉप C का आउटपुट है वो QC है और QD फ्लिप फ्लॉप D का आउटपुट है। इन आउटपुट की कम्बिनेशन से बाइनरी एक नंबर बनेगा और वही नंबर हमारे जो काउंटर की आउटपुट है वो
फ़ाइनल आउटपुट होगी। तो आइए इसके वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। इसकी वर्किंग कुछ यूँ है कि शुरू में लेट सपोज़ इसकी चारों फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो रीसेट स्टेट में है, मतलब इसकी जो आउटपुट स्टेटस है सारों की 0-0 है। जब इनपुट पल्सेस 0 मतलब अभी तक कोई इनपुट पल्स नहीं आई, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या है, स्टेटस 0-0 है। जैसे ही पहली क्लॉक पल्स आएगी, यहाँ पे एक क्लॉक पल्स रिसीव हुआ, इसके इनपुट पे ये जो फ्लिप फ्लॉप ए है इसके इनपुट पे एक क्लॉक पल्स रिसीव हुआ और उस क्लॉक पल्स का नेगेटिव गोइंग एज इसके इनपुट पे मिला, तो ये क्या करेगा, अपना आउटपुट चेंज करेगा, 1 इसकी आउटपुट हो जाएगी और ये बाकी जो है ये 0-0। तो हमारे पास जो बाइनरी कॉम्बिनेशन बन रहा है इससे वो क्या हो जाएगा, 0-0-0-1। तो ये डेसिमल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है 1 और बाकियों की आउटपुट 0 है, क्योंकि इसको नेगेटिव गोइंग एज क्लॉक इनपुट पे नहीं मिला। जैसे ही दूसरा क्लॉक पल्स आएगा उसका नेगेटिव गोइंग एज आएगा, तो ये फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट स्टेटस जो है वो चेंज कर देगा। तो ये 1 से 0 की तरफ आएगा तो ये नेगेटिव गोइंग एज है, मतलब ये 1 है और ये जब इसका स्टेटस चेंज हो के 0 होगा तो ये क्या है, ये हमारे पास एक क्लॉक का नेगेटिव गोइंग एज है, ये 1 से 0 की तरफ आ रहा है। तो इस नेगेटिव गोइंग एज पे इसकी आउटपुट चेंज हो जाएगी, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये 1 हुआ है तो ये नेगेटिव गोइंग एज नहीं है, ये पॉजिटिव गोइंग एज है, तो ये अपनी आउटपुट चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 0-0-1-0 वाली कॉम्बिनेशन हमें आउटपुट पे मिल जाएगी और जो बाइनरी है डेसिमल 2 का। इसी तरह थर्ड क्लॉक पल्स पे क्या होगा कि इसको नेगेटिव गोइंग एज मिला तो ये क्या हो जाएगा, 0 से दोबारा 1 हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव गोइंग एज आ गया इसके क्लॉक इनपुट पे FFB के, तो ये अपनी आउटपुट चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव गोइंग एज पे अपनी आउटपुट चेंज कर रहा है, तो इसकी आउटपुट 1 ही रहेगा और ये बाकी 0-0। तो ये 0-0-1-1 हमें 3 का डेसिमल नंबर आउटपुट पे मिल जाएगा। इसी तरह क्लॉक पल्सेस आते जाएंगे और ये 15 तक जो है काउंट कर लेगा, मतलब 15th क्लॉक पल्स पे इन चारों फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट स्टेटस जो है वो क्या हो जाएंगे, 1-1-1-1। जैसे ही 16th क्लॉक पल्स आएगा तो ये सारे चूँकि 1 है तो 16th क्लॉक पल्स पे क्या होगा कि ये FFA 1 से 0 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव गोइंग एज है, ये इसकी इनपुट को मिलेगा, ये भी 1 से 0 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव गोइंग एज FFC को क्लॉक इनपुट पे मिलेगा, तो FFC भी अपनी आउटपुट स्टेटस 1 से 0 कर देगा। इसी तरह इसका जो नेगेटिव गोइंग एज है वो FFD को मिल जाएगा और ये भी अपनी आउटपुट चेंज करके 0 कर देगा। तो 15 तक काउंट करने के बाद ये दोबारा रीसेट हो जाता है, 0 हो जाता है और फिर जब क्लॉक पल्सेस आती हैं तो दोबारा काउंटिंग शुरू कर देता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केल ऑफ 16 काउंटर है जो 16 तक काउंटिंग करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास काउंटर यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में वो है डिकेड काउंटर। डिकेड काउंटर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये एक स्केल ऑफ 10 काउंटर है, मतलब ये 10 नंबर्स तक गिनती कर सकता है। ये 0 to 9 गिनती करेगा और इसके बाद इसकी जो आउटपुट है वो रीसेट होके 0 हो जाएगी। और ये स्केल ऑफ 16 काउंटर जो सर्किट है उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है। क्या मॉडिफिकेशन करनी होती है कि हमने वो चूँकि
16 तक काउंटिंग कर सकता है, तो हमने क्या करना है कि जो लास्ट 6 स्टेजेस हैं काउंटिंग की उनको एलिमिनेट करना है। मतलब ये सिर्फ 9 तक काउंटिंग करके ज़ीरो हो जाए। इसके लिए ये जो फिगर में आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला मेथड यूज़ होता है कि जो FFB की आउटपुट है उससे और FFD की आउटपुट उसको हमने एक नैंड गेट से गुजार कर इसके जो रीसेट या क्लियर इनपुट होए, एक इसका क्लॉक इनपुट है और एक इसका क्या है, रीसेट इनपुट है, उसको हमने दिया है। ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप हैं जो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप्स भी कहलाते हैं। इनमें एक रीसेट इनपुट भी होती है जिस पे अगर हम नेगेटिव गोइंग एज अप्लाई करें तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगे और इनके आउटपुट्स जो हैं वो दोबारा 0 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरह है। वर्किंग इसकी पिछले फ्लिप फ्लॉप जैसी है जिसमें हमने देखा था कि कैसे ये 0 से 1 हो रहा था, फिर 2, 3, इसी तरह ये 9 तक जाएगा और फिर 9 से 10 हो जाएगा। अब जैसे ही 10 तक ये गिनती कर लेगा तो हमारे पास जो QB है जो कि FFB की आउटपुट है वो 1 हो गई। तो इस नैंड गेट की एक इनपुट 1 हो गई और जो 10 के डेसिमल में आप देखें तो ये QD भी क्या है, ये 1 है। तो ये FFD की आउटपुट ये भी 1 हो गया। तो इस नैंड गेट को क्या मिल गया, दोनों 1 मिल गए और ये नैंड गेट है तो इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी आउटपुट 0 हो गई, पहले इसकी आउटपुट क्या थी, 1 थी, कॉन्टीन्यूसली इसकी आउटपुट पे क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। तो जैसे ही इसका आउटपुट 0 हो गई तो इसको एक नेगेटिव एज मिल गया। नेगेटिव गोइंग एज सारे फ्लिप फ्लॉप्स को मिल गया तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स क्या कर लेंगे, अपनी आउटपुट को 0 कर लेंगे। तो ये फ्लिप फ्लॉप या ये काउंटर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कोड दिखाया गया है, ये टेबल दिखाया गया है, तो जो काउंटर 10 तक गिनती करता है और उसके बाद रीसेट होता है, इस तरह के कोड को हम बाइनरी कोडेड डेसिमल भी कहते हैं, यानी BCD कोड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास था डेकेट काउंटर जो कि हमारे पास क्या करता है, सिर्फ 10 तक गिनती कर सकता है। 10 से हमारा मतलब क्या है कि ये सिर्फ 0 to 9 गिनती करेगा और जैसे ही 10th क्लॉक पल्स आएगी इसकी आउटपुट रीसेट हो जाएगी। तो 9 के बाद ये डायरेक्टली इस स्टेज पे आ जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही ये आउटपुट कम्बिनेशन आएगी वो खुद ब खुद 0 हो जाएगी, सारे फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट 0 हो जाएगी। अब आते हैं स्केल ऑफ 2000 काउंटर की तरफ। तो स्केल ऑफ 2000 काउंटर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये 0 to 999 तक गिनती कर सकता है, मतलब 2000 नंबर ये काउंट कर सकता है। ये असल में डेकेड काउंटर से ही बनता है, उसके साथ कुछ सर्किटरी लगा के हम इसको बना सकते हैं। हमारे पास चूँकि मेजरमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में डेकेड काउंटर तो हमारे पास आ गया। अब इसको यूज़फुली यूज़ करने के लिए इसका जो कोड है जो कि बाइनरी कोडेड डेसिमल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसी यूज़फुल एप्लीकेशन या यूज़फुल आउटपुट में। यूज़फुल आउटपुट क्या होगी, यहाँ पे एक फॉर्म ये है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, यानी जो हमारे पास काउंटिंग हो रहा है 0 to 9, उसको हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि यहाँ पे जो 0 की कॉम्बिनेशन आ रही है, लेट्स सपोज 0 0 0 0, तो हमने इसके 7 सेगमेंट डिस्प्ले की जो इनपुट्स है उसको उस तरह अप्लाई करना है कि उसके जो सेगमेंट्स हैं, जो 0 के लिए सेगमेंट्स बनते हैं, वो लाइट हो जाए और बाकी जो है वो डार्क रहें और हमें 0 डिस्प्ले हो जाए। तो इस मकसद के लिए हमारे पास लॉजिक गेट्स की कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं
और उससे एक आईसी बनता है जिसको हम BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर कहते हैं। 2000 काउंटर में क्या होता है, डेकेड काउंटर्स के साथ ये जो आईसी होती है जिसको हम BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर कहते हैं, ये यूज़ होता है और साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ होती है। तो वो हमें क्या देती है, 2000 तक हमारे पास जो नंबर होते हैं उसको हम उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। 2000 से मतलब क्या है कि 0 से लेकर 1999 तक हम इस पे नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके सर्किट डायग्राम को अगर हम देख लें तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पे ये 3 डेकेड काउंटर्स लगे हैं और एक फ्लिप फ्लॉप लगा है। तो डेकेड काउंटर तो हमने देख लिया कि वो हमें 0 to 9 तक काउंटिंग देता है, और जैसे ही 9 तक ये गिनती करता है इसकी आउटपुट दोबारा 0 हो जाती है। तो ये कैस्केड में लगे हुए डेकेड काउंटर एक दूसरे के आउटपुट स्टेटस को चेंज कर रहे हैं। मतलब ये वाला डेकेड काउंटर जो है ये इसके आउटपुट स्टेटस को चेंज करेगा। इसी तरह ये वाला जो है, ये जो सेकंड है, ये थर्ड को के आउटपुट स्टेटस को चेंज करेगा, और ये थर्ड नंबर जो है ये इस फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट करेगा। तो हमने डेकेड काउंटर में देखा कि जैसे ही ये 0 to 9 जाता है तो उसके बाद ये 0 हो जाता है। तो जैसे ही ये 0 होता है हमारे पास ये नेगेटिव गोइंग एज आ गई इसके आउटपुट पे, तो ये हमारे पास इस डेकेड काउंटर को ऑपरेट करेगा, और ये जो पहले 0 था इसमें एक 1 का इंक्रीमेंट आएगा और ये 1 हो जाएगा। मतलब इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हमें 9 शो हो गया, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, वो 10, ये कॉम्बिनेशन हमें 10 शो करेगा। इसी तरह फिर ये 0 to 9 गिनती करेगा, मतलब ये 1 है और ये 9 हो गया, तो ये 19 बन गया। तो फिर जैसे ही ये 0 होगा तो इसमें एक और इंक्रीमेंट होगा और वो 2 बन जाएगा, 2 डिस्प्ले करेगा। अब ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह डिस्प्ले होते हैं, इसके जो बीच में डेकेड काउंटर और इस डिस्प्ले के बीच में ये एक ड्राइवर लगा है जो BCD टू 7 सेगमेंट ड्राइवर कहलाता है। तो इस ड्राइवर की मदद से क्या होता है कि जो BCD कोड इस ड्राइवर को मिलता है वो इसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले की इनपुट्स के मुताबिक। हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में पढ़ा था कि उसके 7 इनपुट्स होते हैं, ABCDEFG। तो जैसे ही इस पे 9 की बाइनरी इसके इनपुट पे आएगी, इस BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले के इनपुट पे आएगी, वो इसको क्या कर लेगा, ऐसे ट्रांसफॉर्म करेगा कि इसके सिर्फ ABCDFG ये वाले जो LEDs है वो क्या हो जाए, वो ग्लो करे, और बाकी ये वाला जो एक LED है वो ऑफ रहे। तो ये हमें 9 डिस्प्ले कर देगा। तो इस ड्राइवर का काम सिर्फ यही होता है कि जो डेकेड काउंटर से BCD आउटपुट आ रही है उसको ट्रांसफॉर्म करे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के मुताबिक। मतलब इस आउटपुट के अकॉर्डिंग जो नंबर कॉम्बिनेशन बनता है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हमें डिस्प्ले कराए। अब लेट सपोज ये 999 हो गया और यहाँ पे 0 to 9 फिर गिनती हो गई, ये 9 तक आ गया। अब इसने क्या करना है, इसने 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और साथ ये भी 0 हो जाएगा। 2000 नंबर इस पे डिस्प्ले नहीं होगा। 2000 इसको इसलिए कहा जाता है कि ये स्केल ऑफ 2000 इसको इसलिए कहा जाता है कि ये 0 to 1999 तक गिनती कर सकता है। तो ये 0 भी इंक्लूड है, तो इसमें ये सारे नंबर क्या बनते हैं, टोटल इसकी 2000 इसका नंबर बनता है। तो ये 2000 नंबर तक गिनती कर सकता है। ये इन्होंने वो कॉम्बिनेशन दिखाया है। 0 के लिए ये कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा इस इन चारों से 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे।
अब जैसे ही इनपुट पल्स 1 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, 0 ही रहेंगे। जैसे ही 9th पल्स आएगी, 9th पे है ये, तो ये 0 होगा और ये 9 होगा। जैसे ही 10th क्लॉक पल्स आएगी तो ये 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। अब ये 0 to 9 फिर गिनती करेगा, 19 तक ये आएगा और फिर जैसे ही ये 0 होगा ये 2 हो जाएगा, तो ये 20 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इसी तरह करके 29, 39 और 49 ये सारे कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे। अब ये इंक्रीमेंट होते होते 99 तक पहुँच जाएगा, तो ये भी 9, ये भी 9। अब 100 क्लॉक पल्स जब आएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसके 0 होने से इसमें भी एक इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसके 0 होने से इसमें इंक्रीमेंट आएगा, ये 0 था पहले, अब 1 हो जाएगा। इसी तरह ये 999 से 1000 कैसे बनता है, ये भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये 0 to 9 to 10 बन रहा था, 19 to 20, 99 to 100, इसी तरह ये 999 से 1000 बनेगा। फिर 1999 तक जब ये जाएगा तो ये इसकी फ़ाइनल आउटपुट है और इसके बाद ये 0 हो जाएगी। अब जो मेजरिंग टेक्निक्स हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन में हमें फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है और एक्यूरेट फ्रीक्वेंसीज़ और टाइम पीरियड्स की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है और हमें उससे कोई दूसरी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम ये काम किस तरह करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न सर्किट का। यहाँ पे क्या है कि ये एक 1 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा है, जो पहला ब्लॉक है। ये क्या करता है कि एक्यूरेटली जो 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट कर रहा है। ये आप लोगों को ये वेवफॉर्म शो किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला क्लॉक साइकिल ये जनरेट कर रहा है। इस क्लॉक साइकिल को हमने अप्लाई किया है एक डेकेड काउंटर पे। तो इस डेकेड काउंटर का काम यहाँ पे क्या है, एक ये डिले जनरेट कर रहा है, डिले जनरेट कर रहा है इस क्लॉक को, ये क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। तो ये डेकेड काउंटर नंबर 1 क्या करता है, इधर डिले जनरेट कर रहा है। मतलब ये जो क्लॉक पल्सेस इसकी इनपुट पे आ रही है, ये इसको 10 टाइम्स डिले कर रही हैं। तो हमारे पास ये 1 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको ये 10 पर डिवाइड कर रहा है असल में। इसकी जो आउटपुट हमें मिलेगी काउंटर नंबर 1 की, ये हमारे पास क्या होगी, डिवाइडेड बाय 10। तो 1 मेगा को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 100 किलो हर्ट्ज़ बन जाता है। तो इसकी आउटपुट है पे हमें 100 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसी तरह जब एक दूसरा स्टेज लगाए हम डेकेड काउंटर 2 का, तो हम इस फ्रीक्वेंसी के जो 100 किलो हर्ट्ज़ है इसको मज़ीद 10 टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी आउटपुट पे 10 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसी तरह तीसरा स्टेज लगाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 किलो हर्ट्ज़, ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये 10 थी, इसको डिवाइड बाय 10 करके हमें इसके आउटपुट पे 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी। डेकेड काउंटर नंबर 1 जो है, 2 जो है, 3 जो है, ये सारे काउंटर्स क्या कर रहे हैं, ये 0 to 9 गिनती करते हैं। तो एक क्लॉक आएगा तो हमारे पास इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, जो ये काउंटिंग करता है ये 1 हो जाएगा।